Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to my next class based on idioms. Idioms, today we are going to discuss idiom based on colors, and today we shall discuss idioms based on three colors: red, white and green. हम ऐसे फाइव idioms each कलर से लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि उनका क्या मीनिंग है और हम वास्तविक परिस्थिति में उनका यूसेज किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस करें कुछ इडियम्स बेस्ड ऑन कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस इडियम्स बेस्ड ऑन रेड कलर। एक ऐसा इडियम जिसमें रेड वर्ड अवश्य आता है, उसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट इज ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे इडियम्स हमेशा एक लिटरेरी मीनिंग नहीं रखते, बल्कि उनका एक इंप्लाइड मीनिंग होता है। हम उनको अगर अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो वो इडियम्स हमारी लैंग्वेज को, हमारी कन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बनाते हैं। ए रेड लेटर डे मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। अब आपकी लाइफ में अगर कोई भी डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो वो आपकी लाइफ का रेड लेटर डे है। इसको आप अपने सेंटेंसेस में फ्रेम कीजिए, आप अपने सेंटेंसेस बनाइए ताकि इन इडियम से आप परिचित हो जाएं। पहला इडियम, ए रेड लेटर डे मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। अब आप अपना कोई भी सेंटेंसेस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, August 15, 1947 is a red letter day in Indian history or for India. 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए ए रेड लेटर डे है, मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे है। ये डे आपकी लाइफ का भी हो सकता है ये डे जिस दिन आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ हो, वो डे हो सकता है ये आपका बर्थडे हो या कोई और। आप इस पर बेस्ड एक सेंटेंस बनाइए ऑफ योर ओन। सेकंड इज रेड हैंडेड। ये शब्द, ये इडियम आपने अवश्य सुना होगा। इस इडियोमेटिक फ्रेज का, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग है कॉट व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम। अगर हम किसी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं कोई क्राइम करते हुए तो हम उसे कहते हैं रेड हैंडेड। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। इस प्रकार से यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। टू पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब यह नहीं है कि हम पेंट लेंगे, ब्रश लेंगे और पूरे टाउन को रेड कलर कर देंगे। नो, टू पेंट द टाउन रेड मीन्स टू सेलिब्रेट ए ग्रैंड पार्टी। किसी इवेंट की वजह से हमें इतनी खुशी है कि हम उसके लिए एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ टू पेंट द टाउन रेड मीन्स टू सेलिब्रेट ए ग्रैंड पार्टी। व्हेन आई वाज सिलेक्टेड आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स टू पेंट द टाउन रेड। You can frame your own sentence based on this idiom or using this idiomatic phrase. Next is red carpet welcome. आप इससे अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। आप अनुमान लगाना सीखिए उसके मीनिंग का। जब भी हम किसी पार्टी, किसी शादी या किसी इवेंट के लिए जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, वहां रेड कारपेट्स बिछे होते हैं और रेड कारपेट्स स्वागत का प्रतीक हैं। Red carpet welcome means a grand welcome. Last Republic Day was celebrated with pomp and show, and Indian defense, all the forces of, or all the chiefs of Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy, they were given a red carpet welcome, or our defense gave a red carpet welcome to the chief guest. Next is in the red. In the red means in a huge loss, बहुत अधिक नुकसान हो जाना, due to negligence.
नेग्लिजेंसी की वजह से अगर बहुत अधिक नुकसान हो जाए तो हम कह सकते हैं इन द रेड। भोपाल और ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ भोपाल वर इन द रेड इन 1984 ड्यू टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। वहां पर नेग्लिजेंसी की वजह से कितना नुकसान हुआ था, आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो हुई है। पूरा भोपाल इन द रेड रहा, मींस एक बहुत बड़े लॉस में रहा। इस प्रकार से इडियम्स हो सकते हैं अगर हम इनको कैटेगराइज करके, जैसे रेड कलर इडियम्स को अलग से, व्हाइट कलर वाले अलग से, ग्रीन कलर वाले इडियम्स को अलग से, ब्लू कलर वाले इडियम्स को अलग से कैटेगराइज करके सीखें तो ये ज्यादा लंबे समय तक परमानेंटली हमें याद रहते हैं। लेकिन इनको केवल सीख लेने से या पढ़ लेने से ये याद नहीं रहेंगे। आपको इन इडियम्स को अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करना होगा। परिस्थिति के अनुसार जब भी अवसर मिले आप इनका यूज अवश्य करें, ताकि ये इडियम्स, ये एक्सप्रेशंस, ये फ्रेजेस आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का एक पार्ट बन जाए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इडियम्स बेस्ड ऑन व्हाइट कलर। फर्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, यूजुअली एलिफेंट्स व्हाइट नहीं होते, लेकिन व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड में पाए जाते हैं। व्हाइट एलिफेंट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन दे आर यूजलेस। केवल कलर की वजह से कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो यूजलेस होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। हम कह सकते हैं कि सम पीपल इन अ सोसाइटी आर व्हाइट एलिफेंट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे टेक देमसेल्व्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर यूजलेस फॉर द सोसाइटी। दे आर नॉट बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब मींस एक ऐसी जॉब जिसमें हमारे हाथ गंदे नहीं होते। व्हाइट कॉलर जॉब मींस ए मैनेजरियल जॉब, एन ऑफिशियल जॉब। माय फादर वाज इन ए व्हाइट कॉलर जॉब। नेक्स्ट इज टू वेव ए व्हाइट फ्लैग, एक सफेद श्वेत ध्वज फहराना। इसका मतलब है व्हाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक होता है, पीस का प्रतीक होता है। जब भी वॉर चल रहा होता है और एक नेशन, एक पार्टी अगर व्हाइट फ्लैग वेव कर देती है, आपने महाभारत, रामायण ये सीरियल देखे होंगे, उनमें आपने श्वेत पताका के बारे में अवश्य सुना होगा। टू वेव ए व्हाइट फ्लैग मीन्स टू सरेंडर, टू डिफीट द, टू एक्सेप्ट द डिफीट, हार मान लेना, स्वीकार कर लेना। व्हाइट फ्लैग वेव का ये अर्थ होता है। You can frame a sentence of your own. You can frame so many sentences of your own. To wave a white flag means during Kargil war, at last Pakistan waved the white flag. Means accepted the defeat. To show white feather. Feather का मतलब पंख होते हैं। आपने कुछ डरपोक से पक्षी या कुछ ऐसे जानवर देखे होंगे जो आपको देखते ही आपके पैरों में लौट जाते हैं या छिपना शुरू कर देते हैं। टू शो व्हाइट फेदर मीन्स टू बिहेव इन ए कवर्डली मैनर। टू बिहेव इन ए कवर्डली मैनर, डर डर के कोई काम करना, डरते डरते कोई काम करना। जैसे किसी बहुत बड़े ऑफिसर का पियन उसके सामने डरते डरते काम करता है। To show white feather, to behave in a cowardly manner. The peons behave, or the peons show white feather in front of their boss. Next is black and white. Black and white means ये हमारा पेपर है और इसके ऊपर हम ब्लैक इंक से लिखते हैं। पेपर white, ink black. In black ink means a written agreement. An agreement in written format. बातों में कुछ नहीं आता। जब भी कोई एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज होता है, इट टेक्स प्लेस इन रिटन फॉर्मेट, मीन्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, और वो भविष्य में काम भी आ सकता है। इन दिस वे यू कैन राइट दीज इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, देयर मीनिंग्स, एंड यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेज ऑफ योर
on. Go on using these expressions in your active vocabulary. Now let us discuss idioms based on green color. For example, green-eyed. Green-eyed, eyes हमारी green नहीं होती, और green-eyed means zealous और envious person. जो हमसे jealousy रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनको हम green-eyed people कह सकते हैं. और इसके लिए आपको अपना सेंटेंस बनाना है. Avoid green-eyed people और always be away from green-eyed people. Next is be green. Be green or being green means an inexpert person, a novice, an intern or an apprentice. बिल्कुल नया नया जो अभी काम सीखता है. For example, she has just passed her medical degree, but she is green. Means she can't operate. She is a novice. She is an apprentice. अभी तो वो सीख रही है. नेक्स्ट इज ग्रीन बेल्ट. आपने ग्रीन बेल्ट का नाम अवश्य सुना होगा. हमारी कॉलोनीज, हमारे सेक्टर्स, हमारी सोसाइटीज चारों तरफ ग्रीन बेल्ट बने होते हैं. ग्रीन बेल्ट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ ग्रीनरी और कवर्ड विद ट्रीज. चारों तरफ ग्रीन बेल्ट्स बने होते हैं. Both the sectors of our city are surrounded by green belts. Next is green thumb. Green thumb means a person who is skillful in gardening. Nowadays, all the people have green thumb because they love trees and greenery. They have most of us have, or most of we have, a small park in our homes. We have a green thumb. Next is to get the green light. आपने ट्रैफिक लाइट्स के बारे में सुना होगा. रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट. व्हाट डू दे मीन? उनका क्या मतलब है? ग्रीन लाइट, टू गेट द ग्रीन लाइट मीन्स टू गेट अप्रूवल, टू गेट परमिशन. When I applied for the job, the jury gave me the green light. Means gave me the permission. इस प्रकार से हम colorful idioms और idiomatic expressions based on colors याद कर सकते हैं. उनका यूज अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में, अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं. Go on using and enrich your vocabulary or enhance your vocabulary with the usage of idiomatic phrases. आइए अब हम कुछ और idiomatic expressions डिस्कस करते हैं. Idioms based on sea or ocean and idioms based on fish. जिन idioms में, जिन phrases में sea या ocean words आते हैं या फिर fish words आते हैं, आइए ऐसे 10 more idioms हम डिस्कस करते हैं. What do they mean and how can we use them in a real life situations? First is at sea. At sea means in the state of confusion. किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, क्या करें क्या ना करें, एक ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना. उस सिचुएशन को हम कहेंगे we are at sea. In confusion or in a dilemma. इन ए डिलेमा, एक दुविधा की सिचुएशन में. यहां मैं आपको यह भी बताऊं, यदि आप लिखते हो इन कंफ्यूजन तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यदि आप लिखते हो इन डिलेमा तो आपको आर्टिकल ए का यूज करना होगा. इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और इन डिलेमा, दुविधा की स्थिति में. जब भगवान श्री राम की सेना उस समुद्र के किनारे पहुंची, कैसे लंका पहुंचा जाए वो सब दुविधा में थे. They were at sea. Next is between the devil and the deep sea. एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई. यहां भी हम at sea ही होते हैं. जब हम लाइफ में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब हम दुविधा में फंस जाते हैं या एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं.
a very difficult situation between the devil and the deep sea. Now, due to the farmers' agitation and strike, our government is between the devil and the deep sea. कानून को रद्द किया जाए या कानून को as it is रखा जाए. Between the devil and the deep sea in a very difficult situation. Next is a drop in the ocean. एक बहुत बड़ा ओशन, दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है समुद्र ही समुद्र दिखता है. उसमें एक ड्रॉप निकाल लें या एक ड्रॉप ऐड कर दें, क्या फर्क पड़ता है? A drop in the ocean means a small amount of something. किसी चीज की एक छोटी सी मात्रा. इसे हम ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी कह सकते हैं. A drop in the ocean. I required or I needed 1 lakh rupees, but my friend gave me rupees 10, and this 10 rupee amount is a drop in the ocean for me. You can frame your own sentences. Next, a sea change. A sea change means a huge change, a big change. Our life met a sea change during COVID-19 period. हमारे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं कोविड पीरियड के दौरान. A sea change. हमारी एजुकेशन, हमारी पेडागोजी भी a sea change हो गया है पेडागोजी में भी. And now we are delivering online lectures instead of face-to-face classes. This is a sea change in our education system. Boil the ocean. इतने बड़े समुद्र को बॉयल करना, उबालना. Can we? Never. हम नहीं कर सकते. Means just impossible. A very difficult task. A very difficult task. Boil the ocean. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं और उन कामों के लिए हम कह सकते हैं boil the ocean. This is just like to boil the ocean. ये बहुत डिफिकल्ट काम है, मैं इसे नहीं कर सकता. Now, next, there are 5 idiomatic phrases or expressions based on the word fish. जिन expressions में, जिन phrases में fish word अवश्य आता है. A big fish. A big fish means a very important person. A very important person. When we organized the event, or the chief guest was a big fish on the event of Republic Day. The chief guest is a big fish at every event. Fish out of water. अब आपने फिश देखी हैं, फिश पानी में रहती हैं. जब उनको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो तड़पने लगती हैं, और यदि हम उनको पुनः पानी में ना डालें तो वो फिश तड़प तड़प कर मर जाती हैं. तो फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स इन द डेंजर ऑफ डेथ. एक मृत्यु का खतरा एक प्रकार से. फिश आउट ऑफ वाटर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आप कह सकते हैं. फिश आउट ऑफ वाटर, एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जहां मौत तक का खतरा है. हमारे फार्मर्स हमारे खेतों में रात को काम करते हैं. वाइल्ड एनिमल्स का खतरा होता है. एट दैट टाइम दे आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. लेकिन फिर भी अपनी आजीविका के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है. हमारे सैनिक उन पहाड़ों पर मौत से ना डरते हुए दुश्मन का सामना करते हैं. कड़कती धूप में, गिरती बर्फ में, इतनी ठंड में, जमा देने वाली ठंड में वो वहां खड़े रहते हैं. एट दैट टाइम दे आर फिश एज फिश आउट ऑफ वाटर. ड्रिंक लाइक ए फिश. ड्रिंक लाइक ए फिश. एक फिश पानी में रहती है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी रहता है. कितना भी पिए ये उस फिश की मर्जी. ड्रिंक लाइक ए फिश मीन्स टू ड्रिंक अ लॉट. बहुत से लोग शराब को बहुत अधिक सीमा तक पीते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं, सारा दिन पिए ही रहते हैं. वो लोग, उनको हम कह सकते हैं दे ड्रिंक लाइक ए फिश. वी शुड नेवर ड्रिंक लाइक ए फिश.
means alcoholic person. We should never be so much alcoholic. We should never drink like a fish. Next is a fishy story. A fishy story means a big lie. एक झूठी कहानी, एक मनगढ़ंत कहानी. Sometimes people boast of themselves. They create a fishy story and they boast of themselves to receive appreciation. Next is to fish in troubled water. अगर कोई मछुआरा, कोई फिशरमैन अपनी आजीविका के लिए समुद्र में जब बहुत भूचाल आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, उस समय जाकर के फिश पकड़ने का काम करे तो बहुत ही डिफिकल्ट, डेंजरस सिचुएशन में काम करने जैसा हुआ. इसीलिए जब भी इस प्रकार की खतरे होते हैं, पहले आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को आगाह किया जाता है. मछुआरों को समुद्र के किनारे ना जाने की सलाह दी जाती है. टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स टू टेक रिस्क, टू गेन प्रॉफिट. प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, लाभ, अपने लाभ के लिए कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाना. कई बार हम भागती ट्रेन में, अपनी जर्नी के लिए भागती ट्रेन में चढ़ने का काम करते हैं. वो काम जस्ट इज लाइक टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर. हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. लेकिन इस पेट के लिए, इस आजीविका के लिए लोगों को ट्रबल्ड वाटर में भी फिश पकड़ने का काम करना पड़ता है. बहुत कड़कती धूप में, कड़कती गर्मी में, कड़ाके की ठंड में हमें ट्रबल्ड वाटर में फिश पकड़ने का काम करना पड़ता है. मीन्स हमें लाइफ में जोखिम उठाने ही पड़ते हैं, रिस्क लेने ही पड़ते हैं. इन दिस वे you can learn the meanings of idiomatic expressions and use them in your own sentences. If you do this, if you make these idiomatic expressions an active part of your active vocabulary, then you will enhance and enrich your language, your linguistic skills. Thank you very much. Best of luck.